Namaskar, I'm Dr. Priyank Modi, interventional cardiologist. Next 5 minutes, I'm going to try break all the myths. The topic is going to be blood thinners और वैक्सीनेशन. अब ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी कैसे हुई कि ब्लड थिनर्स और वैक्सीनेशन में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. इंडिया में जो दो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो है कोवैक्सिन भारत बायोटेक का और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट का. तो जो कोवैक्सिन था उसमें जो फैक्ट शीट होता है उसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि इफ़ यू आर ऑन ब्लड थिनर्स यू शुड अवॉइड वैक्सीनेशन. सिमिलरली कोविशील्ड में कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप नहीं ले सकते, पर उन्होंने ऐसा मेंशन किया था अपने फैक्ट शीट में कि अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो आपको वैक्सीनेटर को वो चीज़ बतानी चाहिए कि मैं ब्लड थिनर्स ले रहा हूँ, ताकि वो उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सके. टू पुट टू रेस्ट, दोनों कंपनीज ने वापस लेटर्स भेज दिए हैं और ICMR ने अप्रूव कर दिया है कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं. सो दिस कंट्रोवर्सी ऑफिशियली हैज़ बीन पुट टू रेस्ट. तो ये डिस्कशन अब क्यों हो रहा है कि ब्लड थिनर्स हैं तो हम वैक्सीनेशन ले या नहीं ले. जब भी ब्लड की बात होती है या हार्ट की बात होती है या ब्रेन की बात होती है तो देयर इज़ ऑलवेज एन एप्रीहेंशन वेदर इट इज़ फॉर अस और वेदर इट इज़ फॉर आवर पेरेंट्स. सो let us discuss blood thinners is a very large term जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ इंक्लूड हो जाती है. हमारे लिए जब हमारे डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आपको एक खून पतला करने की दवाई की ज़रूरत है एंड ही पुट्स अस ऑन अ सर्टेन मेडिकेशन. सो ब्लड थिनर्स दो प्रकार की होगी, एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोएगुलेशन. सबसे पहले हम एंटी प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे. एंटी प्लेटलेट्स इंक्लूड करेगी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रेसुग्रेल और टिकाग्रेलॉर. आपकी जो दवाई चल रही है उसका आप अंदर से नाम पढ़ लीजिएगा. तो ये 4 दवाई में से कोई एक दवाई होगी एंटी प्लेटलेट जो ब्लड थिनर के हिसाब से आप में यूज हो रही है. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 90% लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं वो एंटी प्लेटलेट्स पे होते हैं. तो अगर आप एंटी प्लेटलेट्स पे हैं, आपको एक भी दिन दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो शेड्यूल डोज है उस हिसाब से आपको डोज लेना है और आप वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं. तो यहाँ कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. अगर आप एंटी प्लेटलेट्स एज ब्लड थिनर पे हैं, go ahead with vaccination and no stoppage of any medication is required even for 1 hour. तो एंटी प्लेटलेट्स आपको क्यों शुरू करी गई होगी? तो अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है या आपको स्ट्रोक हुआ है तो आपको एंटी प्लेटलेट्स दी जाती है. कई बार आपको रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे किडनी के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो कितने डॉक्टर्स प्रिकॉशनरी हिसाब से एक छोटे डोज में एस्पिरिन को शुरू कर देते हैं अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है. तो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रोक हुआ है या आपके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा थे और एज ज़्यादा थी, तो आपको ब्लड थिनर शुरू करे गए हैं. जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. अगर आपको एंटी प्लेटलेट्स शुरू है, आप एंटी प्लेटलेट्स कंटिन्यू करेंगे, ये 4 दवाई कंटिन्यू करेंगे और वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे. अब दूसरे प्रकार के जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो होते हैं एंटी कोएगुलेशंस. उसमें 2 प्रकार के एंटी कोएगुलेशंस होते हैं जो पुराने यूज़ होते हैं, वो है वारफरिन और एसिट्रोम. जो भी ये 2 दवाई ले रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उन्हें अपने डॉक्टर ने कहा होगा कि उन्हें बार बार एक रिपोर्ट कराना है PT विथ INR. वो INR का रेशियो 2 से 3 के बीच में मेंटेन होना चाहिए. अगर वैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपने लास्ट INR 1 महीने से पहले कराया है तो मैं ऐसा चाहूँगा कि रिसेंट INR का रिपोर्ट करा लीजिए. आप वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले हैं उससे पहले. और अगर आपका INR 3 से कम है, आप सेफली वैक्सीनेशन के लिए जाइए. अगर आपका INR 3 से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए, उनको डोज एडजस्ट कर लेने दीजिए और फिर उस हिसाब से आप वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं. दूसरे जो ड्रग्स होते हैं एंटीकोएगुलेशन ग्रुप में, उसे न्यूअर एंटीकोएगुलेशंस कहते हैं. उसमें रिवोरॉक्साबेन, एपिक्साबेन और डेबिगेट्रेन ऐसे 3 दवाई दी जाती है. ये दवाई किन पेशेंट्स में दी जाती है? जो पेशेंट्स को कभी
हार्ट बीट्स इरेगुलर होने के प्रॉब्लम होते हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, या उन्हें कहीं पे क्लॉट बना होता है, जैसे कभी पाँव में क्लॉट है या कोई और कहीं जगह पे क्लॉट बना है, तो उन्हें ये दवाई कंटिन्यू करी जाती है। ये दवाई जो न्यूअर एंटीकोएगुलेशंस में आती है उनका सबसे अच्छा पार्ट वो है कि वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग दवाई है, मतलब वो आपके बॉडी में 24 आवर्स से कम रहेगी। तो अगर आपको न्यूअर एंटीकोएगुलेशंस पे हैं और आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो आप जो लास्ट दिन का दवाई लेना है वो उस हिसाब से लेंगे, और जिस दिन आपका वैक्सीनेशन स्केड्यूल है उस दिन का सुबह का डोज वैक्सीनेशन के बाद लीजिएगा, 2 घंटे बाद आप सेफली ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको डिसकंटिन्यूएशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। Hopefully, I am able to put to rest the controversies with surround vaccination। जैसे हर एक डॉक्टर या हर एक मेडिकल प्रोफेशनल कहता है, वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द पेशेंट्स। रेदर जो पेशेंट्स ब्लड थिनर पे हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, they are at higher risk of COVID infection, or vaccination even with a slight more increased risk should be done, because that is going to be life threatening. It is high time that we all get back to normal life and things go back as it was before. Thank you.